Hello students, today I am going to start 11th class physics 7th chapter system of particle and rotational motion का important part center of mass। तो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको मैंने ऑलरेडी की पॉइंट के फॉर्म में बोर्ड के प्लेन पर लिख दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद फीलिंग एंड व्हाई वी स्टडी द सेंटर ऑफ मास। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर इस चैप्टर में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की इफेक्ट या फिर वाई वी स्टडी द सेंटर ऑफ मास, इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो फिर इस चैप्टर का हर एक पॉइंट, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी डेरिवेशन जो आएगा वो आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ओके, देन वी विल डिस्कस ट्रिक टू लर्न द सेंटर ऑफ मास। बहुत सी ऐसी बॉडी होंगी जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास इजीली याद नहीं होता है, तो हम लोग उनको ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। देन वी विल डिस्कस सेंटर ऑफ मास for two system of particle in 1D, in 2D, in 3D. Then we will discuss properties of center of mass और बहुत अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे ये कंसेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास आप सबको दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो और अच्छे कमेंट्स दे रहे हो, तो दिल से अगेन थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द टॉपिक सेंटर ऑफ मास। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? एक्चुअली आपने ये नोटिस तो किया होगा कि जो बॉडीज़ होती है ना, उनका कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पर पूरी बॉडी का मास टिका होता है। जैसे मैं आपको फील कराऊं, देखिए जैसे मेरे पास ये स्टिक है, ओके, इस स्टिक को आप देखिए तो इस स्टिक का मास है अपना, एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस स्टिक का मास किसी एक पॉइंट पर टिका है, और वो पॉइंट कैसे हम सर्च करेंगे? तो देखिए, सर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले इस स्टिक को अपने दो फिंगर पे टिकाइए। टिकाने के बाद फिर आप दोनों फिंगर को क्लोज लाइए। ठीक, एक पॉइंट ऐसा आपको मिलेगा जिस पर ये बॉडी, ये स्टिक बैलेंस हो जाएगी, और जहाँ बैलेंस होगी दैट इज द सेंटर ऑफ मास। तो देखिए ये बैलेंस मिलने वाला है आपको, ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पर बैलेंस हो गई। मीन्स दिस इज द, देखिए बहुत अच्छे से समझिए इस बात को। मैंने क्या बोला कि हर एक बॉडी का जो टोटल मास होता है किसी ना किसी पॉइंट पे टिका होता है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली ये स्टिक का जो पूरा मास है इस पॉइंट पे टिका है, इसका मतलब इस स्टिक का ये सेंटर ऑफ मास है, करेक्ट? ओके, नाउ अगर इस स्टिक पे मैं किसी एक पॉइंट का मास ज़्यादा कर दूं, मतलब अभी तो यूनिफॉर्म मास है, मैं एक साइड का मास ज़्यादा करने वाला हूँ, फिर देखता हूँ कि सेंटर ऑफ मास क्या इसी पॉइंट पे आता है। ओके, नाउ मैंने क्या किया, इस चाबी के गुच्छे को मैंने क्या किया, इस साइड में मैंने अटैच कर दिया। अटैच करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने अटैच किया तो क्या हो रहा, अटैच करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अटैच किया अब मैं सेंटर पे रखूँगा ना तो ये गिर जाएगा। देखो ये गिर जाता है, मतलब सेंटर पे रखने पर जहाँ पे आ रहा था सेंटर ऑफ मास वहाँ नहीं आ रहा, अब थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कैसे, देखिए इस जगह पे शिफ्ट हो गया, अब ये यहाँ पे बैलेंस हो गया, एग्जैक्टली बैलेंस हो गया। मतलब क्या हुआ, हमारी जो फिंगर है हैवियर मास की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गई। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है ये सेंटर ऑफ मास की, ये उधर ही शिफ्ट होता है जिधर मास ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आपने एनालाइज किया। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, देखिए क्या हुआ कि ये ऐसा पॉइंट है जिस पर बॉडी का पूरा मास एज्यूम कर सकते हैं, ओके, या ऐसा कह सकते हो कि वो पॉइंट जिस पर बॉडी का पूरा मास एक्ट करता हो, या आप सपोज कर सकते हो और उसी पॉइंट पर एक्सटर्नल फोर्सेस जो मैं लगा रहा हूँ वो भी लगा हो, तो दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी बोर्ड के प्लेन पर लिखी हुई है, क्या लिखी है उसको देख लीजिए आप। अ पॉइंट एट विच इंटायर मास ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एंड अबाउट विच बॉडी इज टू बी रोटेट। वो पॉइंट, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट होती है, एंड आल्सो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो ये है एग्जैक्टली डेफिनेशन। आप समझते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। मैंने बोला है कि अगर आपको इफेक्ट समझ में आ गया, इफेक्ट चमकने लगा, इफेक्ट को आप विजुलाइज कर गए, इमेजिन करने लगे, तो फिर आपका इंटरेस्ट इस टॉपिक पे बहुत बढ़ जाएगा। ओके, देखिए ये आपके पास 3 रॉड हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि फोर्स अप्लाई कर दे रहा हूँ। एक मैंने फोर्स इस पे अप्लाई किया इस साइड में, दूसरे में फोर्स मैंने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, और तीसरे में फोर्स मैंने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, और फोर्थ में फोर्स अप्लाई किया मैंने इस डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्सेस हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट पॉइंट पे पहले तो लगी हैं,
ठीक है। डिफरेंट पॉइंट पे लगे होने के बाद इनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है। अब इसका क्या इम्पैक्ट आता है, देखिए जब फोर्स, जो हमारा एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है, मतलब ये जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे जाके एक्ट कर रहा है, तब क्या होगा, बॉडी कैसे मूव करेगी, बॉडी करती है लीनियर मोशन परफॉर्म। क्या मोशन करती है परफॉर्म, लीनियर मोशन। मतलब ये जो बॉडी है वो सीधे स्ट्रेट जाएगी, मतलब यहाँ बॉडी क्या परफॉर्म करने वाली है, लीनियर मोशन, मीन्स आगे स्ट्रेट जाने वाली है। यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा सेंटर ऑफ मास पे तो बॉडी क्या होगी, बॉडी गोज अप होगी, वो भी कैसा मोशन करेगी, लीनियर मोशन करेगी। बॉडी यहाँ पर भी लीनियर मोशन करने वाली है। जब मैं फोर्स इस पॉइंट पे लगाता हूँ, आप सोचिए जब सेंटर ऑफ मास पे मैंने फोर्स नहीं अप्लाई किया, मैंने फोर्स अप्लाई किया सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा बाहर, आउटसाइड, यहाँ नहीं अप्लाई किया, यहाँ किया। इसका मतलब बॉडी ने क्या किया, अब रोटेशन करना शुरू कर दिया। बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही। कैसे कर रही, क्लॉकवाइज। समझिए, मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया, जो हमारा एक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या है, वो सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगा, वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा साइड में लगा। जैसे ही साइड में लगाया तो बॉडी क्या हुई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होने लगी। कैसे, क्लॉकवाइज। जब मैंने यहाँ फोर्स लगाया, ये भी सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, तो बॉडी कैसी हुई, एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज़ें क्लियर हो गई। इफ़, मैं लिख देता हूँ, इफ़ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स is pass through center of mass, COM, center of mass, body performs LM। LM मतलब क्या होता है, लीनियर मोशन। बॉडी लीनियर मोशन करती है। ओके, इसका अगेंस्ट दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, if action of force doesn't pass through COM, body performs rotational motion। बॉडी कैसा मोशन परफॉर्म करती है, रोटेशनल मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी अगर कहीं घूम रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि बॉडी पे जो एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल पास नहीं हो रहा है। इस बात को आपको यहाँ समझ लेना चाहिए। सेंटर ऑफ मास की यही डेप्थ है कि अगर कोई बॉडी घूम रही है, रोटेट हो रही है, इसका मतलब उस पर जो एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, एंड बॉडी इज रोटेट अबाउट अ सेंटर ऑफ मास। इस बात का आपको फील होना चाहिए। अगर कभी भी आपसे कोई कह रहा है कि ये बॉडी है और ये बॉडी रोटेट हो रही है, इसका मतलब क्लियर है कि बॉडी इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ओके, एंड एक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन अ सेंटर ऑफ मास, इट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तभी पॉसिबल है बॉडी का रोटेशन, अदरवाइज कभी भी बॉडी रोटेट नहीं कर सकती है, वो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगी। इस चीज़ को हम दूसरे एग्जाम्पल से भी देखते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे सपोज करिए आपके पास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो इम्पैक्ट है बहुत बहुत बड़ा है। कैसा बड़ा है, समझिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ, मैं किसी दूसरे एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल से तो आपको मैंने क्लियर किया कि सेंटर ऑफ मास का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ये होता है कि अगर जो एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे है तो बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करेगी। अगर बॉडी पे फोर्स लगने वाला जो एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे नहीं है तो बॉडी रोटेशन करेगी। इस बात की फीलिंग आपको होनी चाहिए। सेकंड देखिए, जैसे सपोज करिए आपके पास एक बॉल है और ये बॉल ऐसी है, ठीक है। इस बॉल को आपने क्या किया, स्विम करा दिया, स्विम कराया, ऊपर फेंका, तो बॉल कुछ ऐसे आपने बॉल को रोटेट कराया, ओमेगा रोटेशन दे दिया, तो बॉल रोटेट होते कहाँ गई, ऐसे गई। अब देखो इस बॉल का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो एक ही लाइन में लाइज कर रहा है, लेकिन इसके जो डिफरेंट पार्टिकल का जो पाथ है वो थोड़ा सा टफ है। जो सेंटर ऑफ मास है वो एक लाइन में लाइज कर रहा है, बट हम इसके अगर डिफरेंट पार्टिकल का मोशन स्टडी करें तो इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स। मैं अगर
बात करूं कि इस वाले पार्टिकल का मोशन क्या होगा, इस पार्टिकल का मोशन क्या होगा, इस पार्टिकल का मोशन क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो इसके मोशन को स्टडी करना बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसके लिए बोला जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का, मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल का मोशन स्टडी करना, या फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने के लिए आप क्या समझ सकते हो कि इस बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे पास दूसरा रास्ता है क्या, कि हम इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को देख लें, सेंटर ऑफ मास को स्टडी कर लें। तो हम क्या करते हैं, जो बॉडी होती है, अगर हम किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करना चाहते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल को स्टडी ना कर करके उस बॉडी को क्या करते हैं, एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस करते हैं। और वो सिंगल पॉइंट कौन सा होता है, वो सिंगल पॉइंट होता है जिस पर पूरी बॉडी का मास ऐड करे और उस पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो रही हो। मतलब हम बात करना किसकी चाह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। मतलब सेंटर ऑफ मास ही वो पॉइंट है बॉडी का जिसके अबाउट बॉडी रोटेट होती है, और उसी पॉइंट पर बॉडी का उसी पॉइंट पर बॉडी का टोटल मास भी काम करता है। मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास का अगर हम स्टडी कर लें तो उसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पार्टिकल के मोशन को स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए जब भी किसी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना होता है तो हम उस बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल की जगह पर, मतलब ये समझ सकते हो, उस बॉडी की जगह पर हम लोग क्या लेते हैं, उस बॉडी को रिप्लेस करते हैं और सिंगल पॉइंट लेते हैं, और वो सिंगल पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जिस पर बॉडी का टोटल मास ऐड करता है एंड बॉडी उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट भी करती है। ओके, तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास के इम्पैक्ट को समझते हैं। अब जरा देखिए, अगर कोई बॉडी रोल भी कर रही है और चल भी रही है तब क्या होता है फॉर्मूला। अगर मान लीजिए ये बॉडी रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से और ये आगे विद वेलोसिटी v बढ़ भी रही है, तो ये तो आपको मालूम है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी में मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम का मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में p हो गया। अगर मैं यहाँ लिखूँ, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो अगर पार्टिकल का मैं लिखूँ p सिस्टम, क्या लिखूँ मैं, p सिस्टम। अगर मैं यहाँ p सिस्टम लिखूँ तो p इक्वल टू होगा mv। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर v कौन सा v है, किस पार्टिकल का है, यहाँ वेलोसिटी जो है इस फॉर्मूले में जब मैंने लिखा सिस्टम का मोमेंटम, तो इस सिस्टम के मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी किसकी है, क्या इन पार्टिकल की है, तो आप कहोगे नहीं, ये तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है, क्योंकि इस बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टिकल हैं उसके मोशन को स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमने क्या किया, इस बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास है उसके मोशन को हमने स्टडी किया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है उसमें जो वेलोसिटी होती है वो सेंटर ऑफ मास की होती है। ओके, तो ये ऐसा लिखा जाता है। अगर मैं यहाँ लिखता फोर्स की बात करता कि कितना फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, अगर सिस्टम पे नेट फोर्स की बात करता तो ये होता m इंटू ए। तो यहाँ पर जो a होता है वो किसी पार्टिकल का नहीं होता, वो क्या होता है, वो सिस्टम का होता है। मतलब इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन होगा। मतलब एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। करेक्ट, ये बात समझ पा रहे हो आप, क्योंकि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो एक्चुअली में डेप्थ है सेंटर ऑफ मास की वो यही है कि जब भी हम किसी बॉडी को लेते हैं या सिस्टम ऑफ पार्टिकल को लेते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं उस बॉडी को या सिस्टम ऑफ पार्टिकल को बाय ए सिंगल पॉइंट एट विच इंटायर मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एक्ट एंड अबाउट विच बॉडी इज रोटेट। तो हम वो पॉइंट सर्च करते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास की फीलिंग थी आपको, आई होप समझ में सेंटर ऑफ मास आ गया होगा। सिर्फ सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आपको नहीं समझनी है, आपको ये भी समझना है कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में है क्या, कैसे समझे सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास को समझने के बाद मैंने एक एग्जांपल ये दिया कि इसका इफेक्ट समझ में आ गया। मतलब अगर कभी कोई बॉडी घूम रही है तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर एक्शन ऑफ फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि रोटेशन तभी पॉसिबल है जब एक्शन ऑफ फोर्स सेंटर ऑफ मास से अवे होगा। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद ये समझ में आ गया आपको कि मोशन, किसी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का मोशन स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं। ओके, फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम किसी भी पार्टिकल के मोशन को स्टडी कर सकते हैं। देन हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि
इस चीज़ में आपको ये भी समझ में आएगा कि वाई वी स्टडी द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मैंने लिखा था वाई वी स्टडी द सेंटर ऑफ मास, तो इसके इफेक्ट को समझना ही क्या है, वाई वी स्टडी द सेंटर ऑफ मास, मतलब इफेक्ट क्या है, क्यों स्टडी करें, क्योंकि स्टडी इसलिए करना है कि अगर बॉडी का रोटेशन कहीं हो रहा है तो वो ये बताता है कि एक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। ये था वाई वी स्टडी द सेंटर ऑफ मास। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिक फॉर लर्न द सेंटर ऑफ मास। देखिए बहुत सारी ऐसी बॉडीज होती हैं जिनका सेंटर ऑफ मास आपको मालूम होता है, मतलब उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। जैसे मैं बात करूँ स्फीयर की बात करूँ, क्यूब की बात करूँ, सिलेंडर की बात करूँ, ओके, क्यूबाइड की बात करूँ, ट्रायंगल की बात करूँ, रिंग की बात करूँ, तो ये सारा जो होता है मतलब सेंटर ऑफ मास वो कहाँ होता है, उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। अगर मैं इस तरह से देखना चाहूँ कि मेरे पास जैसे ये एक स्क्वायर है, कहाँ होगा, जो इंटरसेक्टिंग, ये इन मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे होगा। अगर आपके पास क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा तो इनकी जो मीडियंस होती हैं ये इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है, जो डायगोनल्स हैं इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हो जाएगा। ऐसे रिंग है तो रिंग के सेंटर पे होगा, रॉड है तो रॉड के मिड पे होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो जो रेगुलर बॉडीज़ होती हैं उन्हीं के सेंटर ऑफ मास को याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा CTHRSD, CTHRSD, क्लियर। यहाँ देखिए CTHRSD का मतलब होता है, ये होता है चांद तारे, चांद और ये तारे हमेशा रहते सबसे दूर। इस बात से आप भी एग्री करते हो कि चांद तारे हमेशा रहते सबसे दूर। तो यहाँ पे C का मतलब हो गया, C का मतलब होता है सॉलिड कोन। क्या होता है, सॉलिड कोन। ये क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट। ये क्या होता है, ये होता है हेमीस्फीयर, हालो हेमीस्फीयर। और ये होता है सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। ये होता है सॉलिड हेमीस्फीयर। ये क्या होता है, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। तो हमने ये सारी चीज़ें कंसिडर कर ली। क्या कर ली, सॉलिड कोन हो गया, ट्रायंगुलर प्लेट हो गई, ये हालो हेमीस्फीयर हो गया, सेमी सर्कुलर रिंग हो गई, सॉलिड हेमीस्फीयर हो गया, सेमी सर्कुलर डिस्क हो गई। कैसे इनका हम सेंटर ऑफ मास याद रखें, तो बहुत सिंपल है इनका याद रखना। देखिए आपको क्या करना है, ये लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक, 1 2 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5 और इसके लिए 6। अब इनकी नंबरिंग कर दीजिए। कैसे करेंगे, 2 4 6, ओके सॉरी 2 3 4, 2 3 4। यहाँ क्या करोगे आप, 4 3 2, ये करना है। ये आप कर ले गए तो उसके बाद क्या करना है, एक चीज़ और याद रखनी है। क्या याद रखना है, याद रखना है पाई, और यहाँ पे कितना आएगा 8 पाई, और ये आएगा 3 पाई। सिर्फ आपको ये याद रखना है, याद भी नहीं रखना है। देखिए ये 4 2 जा 8, तो 8 कर दीजिए, 8 पाई, पाई पाई लगा दीजिए, ओके, पाई पाई लगा दीजिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये जो होगा 3 वो नीचे आ जाएगा। इतना काम कर सकते हो। फिर ज़रा देखिए, फिर क्या होगा, जैसे कोन होता है और ट्रायंगुलर प्लेट होती है, उसमें रेडियस नहीं चलती, उसमें चलती हाइट। तो आप क्या करोगे, उसमें h लिख दोगे। तो ये हो गया कोन का, कहाँ से, फ्रॉम द बेस। इसका भी कहाँ से होगा, फ्रॉम द बेस। ये देखिए
हालो हेमीस्फेयर है। हालो हेमीस्फेयर में क्या होता है, रेडियस चलती है, तो आप यहाँ लगा दोगे r, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसमें r लगा दीजिए, रेडियस होगी। फिर सॉलिड स्फीयर है, इसमें भी रेडियस लगा दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद सेमी सर्कुलर डिस्क है तो r लगा दीजिए। तो आप देखोगे इस तरह से आपको ये जो सेंटर ऑफ मास हैं वो याद हो जाएंगे। क्लियर, बहुत आसानी से आपने याद कर लिया। सिर्फ आपको क्या याद करना था, चांद तारे हमेशा रहते सबसे दूर, ये याद करना है। ये याद होने के बाद आप लिखोगे क्या कि ये सॉलिड कोन, ट्रायंगुलर, हालो हेमीस्फीयर, सेमी सर्कुलर रिंग, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड हेमीस्फीयर, सेमी सर्कुलर डिस्क, हो गया 2 3 4 4 3 2। एक चीज़ और याद रखनी है, 4 2 ज़ा 8 होता है, पाई पाई लगाना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है, 3 को यहाँ लगाना है, रिजल्ट आ गया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये समझते हैं कि ये तो हमारे पास रेगुलर शेप की बॉडीज हो गई। हम पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि 1 डायमेंशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का, 2D के लिए क्या होता है, 3D के लिए क्या होता है। एक्चुअली में आपको ये बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई रॉड है आपके पास तो उसका सेंटर ऑफ मास में था, सेंटर ऑफ मास उसके मिड में था, फिर मैंने एक साइड में उसका मास बढ़ा दिया तो आपने क्या देखा कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया टूवर्ड द हैवियर पार्टिकल, हैवियर बॉडी शिफ्ट हो गया। अगर इसी तरह से मैं अगर आपसे पूछूं कि एक बॉडी m1 मास की इधर है, इधर 2m1 मास की है, तो आप सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, आपको समझ में तो आ गया कि 2m1 के साइड में सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन उसको कैसे फाइंड करना है उसके फॉर्मूले को हम लोग डेरिवेट करेंगे। तो समझते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 सिस्टम पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 सिस्टम पार्टिकल्स। तो हम लोग बात करेंगे पहले इन 1 डायमेंशन, इन 1D। तो 1D में क्या होता है जरा देखिए, 1D में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस 1D, फॉर एक्स एक्सिस। फॉर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो क्या आएगा, हमने मान लिया कि हमारे पास ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन से ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ओके, इस एक्स एक्सिस पर एक मास हमारे पास m1 है और दूसरा मास m2 है। क्लियर, इस मास की इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, वो है x1, इस मास की कितनी है x2। क्लियर हो गया, तो ये पॉइंट देखो हमारे पास मिल गया x1 पे, ये मिल गया x2 पे। अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहीं इनके बीच में होगा लाइन ज्वाइनिंग पे, तो हमने मान लिया यहाँ पे कहीं होगा। ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ये हो गया XCM, यहाँ हो गया COM, तो हमने ये COM मान लिया। अब है वो होता है यहाँ पर XCM का अलोंग एक्स एक्सिस, ये फॉर्मूला आता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम इसी तरह बात करते कि हमारा 1D ही होता, फॉर y एक्सिस होता तो क्या होता, अगर हम फॉर y एक्सिस की बात करते तो फॉर y एक्सिस और y एक्सिस की बात करते तो क्या होता, जैसे ये आया था x में आया है y में आ जाता, तो YCM की वैल्यू क्या आती। देखिए अगर x एक्सिस में है तो सिर्फ XCM की वैल्यू आएगी, YCM की वैल्यू नहीं आएगी, YCM की वैल्यू 0 रहेगी, ZCM की वैल्यू 0 रहेगी। YCM में है तो सिर्फ YCM आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ऐसे ही क्या होता अगर मैं बात करता ZCM की, Z एक्सिस की क्या होता, अगर मैं Z एक्सिस की बात करता तो Z एक्सिस में आता ZCM इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला सिंगल सिंगल आता है। नोट करने वाली बात यह है कि इन तीनों में अगर मैं मास सेम कर दूं, क्या कर दूं, मास सेम कर दूं, तो जरा देखिए क्या मिल के आता है। नोट, इन बोथ केसेस, in all cases, if
m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, देन व्हाट विल गेट। अगर मैं ये सेम कर देता हूँ तो क्या देखता हूँ कि जो XCM आएगा वो कितना आ रहा है, XCM इज व्हाट, XCM की वैल्यू आ रही है x1 प्लस x2, क्या आ रही, x1 प्लस x2 अपॉन 2 आ जाता है। मतलब ये आ जाता है एवरेज आ जाता है। देखिए अगर m1 की वैल्यू m हो जाए, m2 की वैल्यू m हो जाए तो यहाँ से m कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2m हो जाएगा, तो m कैंसिल हो जाएगा। ऐसा इसके लिए भी होगा, ऐसा इसके लिए भी होगा। मतलब यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ देख रहे हो कि जो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में है क्या, सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में ये एवरेज वैल्यू होती है, लेकिन एवरेज के साथ क्या लगा दीजिए, वेट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वेटेज। क्या है यहाँ, क्या आएगा, यहाँ जो आ रहा है वो मास आ रहा है, वेटेज आ रहा है, यहाँ पे एवरेज वेट आ रहा है। तो एवरेज वेट को ही तो हम लोग बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास, तो हमने क्या लगा लिया, तो यहाँ पे एवरेज वेट लगा लिया कि एवरेज वेट जो आ रहा था उसी को हमने सेंटर ऑफ मास कहा। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देता है कि अगर मास सेम हो जाते तो कहाँ आ जाता था सेंटर ऑफ मास, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करके हमने उसका एवरेज ले लिया, और जब एवरेज ले लिया तो सेंटर ऑफ मास मुझे मिल गया। ये तो था 1D के लिए फॉर्मूला। हम लोग 2D के लिए डिस्कस करते हैं। 2D के लिए क्या आएगा, XCM और YCM दोनों की वैल्यू आएगी। तो 2D के लिए क्या लिखेंगे देखते हैं। वन डी के लिए फॉर्मूला देखा तो 2D के लिए कैसे आ जाएगा, 2D के लिए आ जाएगा ये, 2D में XY प्लेन लेना पड़ता है। जैसे XY प्लेन ले लिया और इस प्लेन में आपने कोई दो वैल्यू ले ली, मतलब यहाँ ले लिया कोई पॉइंट यहाँ ले लिया, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा R1 वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर। यहाँ पे मान लिया मैंने A कोई पार्टिकल है, उसका मास m1 है, ओके। यहाँ कोई पॉइंट B है और उसका मास है m2। ये मासेस कैसे हैं, डिस्क्रीट मासेस हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया। अच्छा, अब इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं एक पॉइंट होगा जिस पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। हमने क्या देखा, इसको बोला COM और इसको यहाँ से ज्वाइन करा दिया, इसको बोला RCM। अब यहाँ से RCM कैसे लिखोगे, तो RCM की जो वैल्यू आएगी m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। ऐसे ही क्या होता, अब यहाँ से देखिए R क्या होगा, R की वैल्यू जो होगी, अब यहाँ पे RCM जो आया है उसमें XCM भी है और YCM भी है, करेक्ट। मतलब इसके पास XCM भी होगा और YCM भी होगा क्योंकि XY प्लेन में है। तो ठीक, तो R क्या होगा, R in 1D होगा, R में भी in 1D, R में भी in 2D। अगर यहाँ से हम देखना चाहें तो क्या आएगा, जो XCM आएगा और YCM, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा m1 x1 प्लस m2 x2, नीचे आएगा m1 प्लस m2, साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 और नीचे आएगा m1 प्लस m2। अगर 2D में है तो 2D में हम लोग XCM YCM दोनों निकालते हैं। अगर 3D होता, 3D का मतलब क्या होता है, ये 2D में है, अगर मैं 3D की बात करता तो ये आ जाता। मतलब कुछ ऐसा, कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है और यहाँ पे कहीं m3 है, आपके पास 3 पॉइंट हो जाते। अब 3 पॉइंट होने का मतलब क्या है, इसकी पोजीशन है R1, इसकी पोजीशन है R2, ठीक है, इसकी पोजीशन कितनी हो गई R3, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस, तीनों एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर क्या निकालते, हम निकालते यहाँ से RCM इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, नीचे आता m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये तीनों हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ता, यहाँ से हमें XCM भी निकालना पड़ता, YCM भी निकालना पड़ता और ZCM भी निकालना पड़ता। तो हमारे पास फार्मूला क्या आता, XCM के लिए तो यही होता m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे ही क्या होता m1 y1 प्लस m2 y2
प्लस M3 Y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये तीनों हमारे पास आते। साथ में क्या आता, जेड भी तो आता। जेड का मतलब क्या आता, जेड का मतलब हमारे पास आता M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 और नीचे आता M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। मतलब हमको अगर क्या मालूम हो, हमको पोजीशन वेक्टर मालूम हो मासेस के और मास मालूम हो, तो हम किसी का भी, चाहे वो 1D में हो, 2D में हो, 3D में हो, हम उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो इस तरह की हम लोग प्रॉब्लम भी लेंगे जिससे इजीली समझ में आए कि सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना है। ओके, अब हम लोग डील करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ क्या होती, फिर समझते हैं कि सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल बॉडीज़ के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करोगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जरा प्रॉपर्टीज़ देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि सेंटर ऑफ मास मे बी लाइज इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। क्या होगा, COM मे बी लाइज इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ओके, ये बात। और ये पॉइंट हाइपोथेटिकल भी होता है। ओके, COM ये क्या होता है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। कैसा पॉइंट होता है, हाइपोथेटिकल पॉइंट। और कैसा, ये आउटसाइड कैसे होता है, फॉर आउटसाइड COM। एग्जाम्पल क्या होता है, एल शेप्ड लेमिना। एल शेप्ड जो लेमिना होता है उसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, आउटसाइड होता है। जरा देखिए, ये एल शेप्ड लेमिना है। इस एल शेप्ड लेमिना का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं इसके और इसके सेंटर पे होगा। तो ये पॉइंट कैसा है, ये हाइपोथेटिकल पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, अच्छा सेकेंड पॉइंट ये आता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास मतलब COM शिफ्ट होता है, शिफ्टेड टूवर्ड्स हैवी पार्टिकल। ये बात आपको न्यूमेरिकली समझ में आ जाएगी, मैं भी फील करा दूंगा। ठीक, थर्ड पॉइंट ये होता है, इफ सेंटर ऑफ मास लाइज करे ओरिजिन पे तो क्या होता है, इफ COM लाइज ऑन ओरिजिन 0,0 तब क्या होगा, दैट इज XCM की वैल्यू क्या हो जाए, M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। मतलब 0 पे आ जाए, XCM की वैल्यू क्या आ जाए, 0 पे आ जाए। इसका मतलब ये होगा कि M1 X1 प्लस M2 X2 इक्वल टू आ जाएगा 0। इसका मतलब होता है सम ऑफ मोमेंट ऑफ, यहाँ होता है कि सम ऑफ मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, सम ऑफ मोमेंट ऑफ, दैट इज सम ऑफ। देखिए ये इसलिए मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि इसका वेटेज आपको समझ में आएगा जब आप पैरेलल एक्सेस थ्योरम पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे इस चीज़ को लिखना पड़ता है। तो अभी से माइंड में रहे आपके, क्या, सम ऑफ मोमेंट ऑफ masses, all masses around center of mass around COM is 0। ये बात समझनी है कि मैंने क्या लिखा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल मासेस अराउंड, मैं अराउंड सही से लिख देता हूँ, अराउंड COM इज 0। इस बात को समझना है। ये आपके पास 3 पॉइंट हैं जो प्रॉपर्टीज रिलेटेड होते हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि कुछ बॉडीज जो सिमेट्रिकल होती है उनका तो सेंटर ऑफ मास मालूम है, अब जो नॉन सिमेट्रिकल है उनके लिए क्या करोगे। ठीक है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो नोन होता है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स COM
ऑफ सिमेट्रिकल बॉडीज, सिमेट्रिकल बॉडीज आर नोन। जो सेंटर ऑफ मास होता है सिमेट्रिकल बॉडीज आर नोन, बट COM of non-symmetrical bodies are not known। उनका सेंटर ऑफ मास आपको नहीं पता होता। अब नहीं पता होता तो उनको पता कैसे किया जाए? बहुत सिंपल तरीका है कि पता कैसे करोगे, बाय कन्वर्टिंग नॉन सिमेट्रिकल bodies into symmetrical bodies and choose coordinates, their coordinates। इतना सा काम करना है आपको। क्या करना है, जो नॉन सिमेट्रिकल बॉडीज हैं जिनका सेंटर ऑफ मास नहीं मालूम है, उनको क्या करेंगे, जो नॉन सिमेट्रिकल है उनको सिमेट्रिकल बनाइए, फिर उनके कोऑर्डिनेट चूज करिए और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको सेंटर ऑफ मास मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं। देखिए जैसे आपके पास क्या है, जैसे आपके पास क्वेश्चन ये है, मैंने क्या लिया, एक एल शेप्ड लैमिना लिया। फाइंड द COM, क्वेश्चन क्या है, फाइंड COM of L-shaped 3 kg lamina। Find COM of L-shaped 3 kg lamina। देखिए ये है आपके पास, ये L-shaped एक आपके पास लैमिना है। कैसा है, L-shaped एक लैमिना है। अब L-shaped जो लैमिना है, ठीक है, 3 kg का है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये जो लैमिना दिया जा रहा है, ये लैमिना, इसका मास जो 3 kg है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? इसको हम समझ सकते हैं कि ये 3 स्क्वायर से मेडअप है। क्लियर, 3 स्क्वायर से मेडअप है, तो 3 स्क्वायर से मेडअप, इसका मतलब इसका मास हो जाएगा 1 kg, इसका भी मास 1 kg, इसका भी मास 1 kg। क्लियर, और आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। पॉइंट्स का मतलब इसकी लेंथ है एल शेप्ड है, और इसकी भी लेंथ एल है, और इसकी भी लेंथ एल है। क्लियर हो गया। अब लेंथ एल मालूम हो गई, तो अब आपको क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो बहुत आसान है। पहले तो ये क्या है, नॉन सिमेट्रिकल, इसको सिमेट्रिकल बनाइए। कैसे बनाओगे आप सिमेट्रिकल, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मुझे क्या करना है, इसका पॉइंट देखना है, इसका सेंटर ऑफ मास देखना है, और इसका सेंटर ऑफ मास देखना है। क्लियर, अब इनको ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर हुआ। इस पॉइंट का मास निकालिए। देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना, L, इसको आप 2L कर लीजिए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2L कर लीजिए तो यहाँ तक हो जाएगा L, ये हो गया L, यहाँ तक हो जाएगा L, ये हो गया L, तो आधा कितना हो गया, L/2। ये कितना हो जाएगा, L/2। तो इसका जो पॉइंट होगा, इस वाले का पॉइंट, ये हो जाएगा L/2 कामा L/2। ठीक, इस वाले पॉइंट का देखोगे तो यहाँ तक L होगा, क्योंकि टोटल 2L, तो यहाँ तक हो जाएगा L, और आगे आएगा कितना, L/2। तो ये वाले का पॉइंट अगर देखेंगे तो आएगा L, कितना आएगा, L और प्लस L/2 कितना आएगा, 3L/2 आ जाएगा। क्लियर, फिर से देखिए यहाँ तक L है, उसमें L में L/2 ऐड कर दीजिए। L में L/2 ऐड करोगे कितना आएगा, 3L/2। क्लियर, 3L/2 आ गया। अच्छा, ऊपर जाएंगे कितना, ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी L/2। ऐसा ही इसके बारे में सोचिए, आगे गए L/2, तो इसका पॉइंट जो आएगा वो कितना आएगा, इसका आएगा वो एक्स एक्सिस में आएगा L/2, और ऊपर कितना गए, देखिए यहाँ तक L और आगे गए L/2, तो ये आ जाएगा 3L/2। ये आ गए। आपको क्या करना था, सिर्फ L शेप्ड लैमिना को जो नॉन सिमेट्रिकल था उसको आपने सिमेट्रिकल बनाया। मासेस आपको मालूम है M1, M2, M3। क्लियर, अब सेंटर ऑफ मास निकालना आपको
आसान हो गया, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स भी निकलेगा और वाई भी निकलेगा। एक्स क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 और x3। नीचे कितना आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। चेक करिए जरा सा, देखिए क्या आएगा। m1 की वैल्यू कितनी, ये देखिए ये वाला पॉइंट कितना, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 ये y2, ये हो गया x3 ये हो गया y3। देखिए जरा सा, ये आएगा कितना, m1 का मतलब 1, x1 का मतलब l/2 प्लस दूसरा कितना आएगा, m2 का मतलब हो गया 1, इसका आएगा कितना 3l/2 प्लस m3 का मतलब हो गया 1 और इसका हो जाएगा l/2। नीचे कितना आएगा, देखिए नीचे आएगा कितना m मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना आ गया, नीचे आ गया 3। ऊपर से कितना आया l/2 प्लस 3l/2 प्लस l/2। ऊपर क्या होगा, 2 सेम है तो ये आ गए कितने l, 3l 4l, एक 5l। ऊपर से आ गए कितने 5l और 2 नीचे आया तो 6 आ गया। क्लियर, तो ये बात समझनी है। ऐसा ही आप YCM के लिए निकालोगे तो YCM में भी आंसर आ जाएगा। देखिए YCM कैसे आता है, YCM मैं यहाँ निकाल देता हूँ। YCM क्या आएगा, मास इंटू ये, तो क्या आएगा 1 इंटू l/2, फिर क्या आएगा मास इंटू l/2, मास इंटू l/2, फिर कितना आएगा मास इंटू 3l/2, नीचे कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया l/2 और यहाँ 3l/2, तो 3 प्लस 4 प्लस 5, ऊपर तो आया 5 और आ गया l। नीचे कितना आएगा 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 6। नीचे ऑलरेडी 3 है, 2 नीचे आएगा तो 6 हो गया। तो जो सेंटर ऑफ मास आए कितना आ गया इसका, जो सेंटर ऑफ मास आया, सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आई वो आ गई 5l/6, 5l/6। दिस इज द आंसर। ओके, आई होप ये आपको जो नॉन सिमेट्रिकल है उसको सिमेट्रिकल में कन्वर्ट करना आ गया होगा। वी टेक दिस प्रॉब्लम, 3 सिमिलर यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r आर प्लेस्ड टचिंग वन अनदर, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड होगा, देखिए सबकी रेडियस कितनी है, इनकी रेडियस r है, इनकी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस r, इसकी भी रेडियस r, इसकी r और इसकी r। अब क्या होगा कि ये टोटल कितना हो गया 2r, तो ये तो हो गया ओरिजिन पे। हमें क्या करना है, जो नॉन सिमेट्रिकल था उसको सिमेट्रिकल बनाना है। तो ये हो गया 0,0, ये हो गया 2r। अब 2r हो जाने का मतलब हो गया ये हो गया 2r,0। क्लियर। अच्छा अब जरा देखिए, अब होगा क्या कि ये 2r, ये 2r, ये 2r, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा कि हमें क्या चाहिए, हमें इसका पॉइंट चाहिए था। अब इसका पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक, तो हमारे पास क्या, ये जो पूरी साइड है, देखिए ये एंगल हो गए 60 के, कितने हो गए 60, करेक्ट, क्योंकि सारी साइड्स हो गई 2r। हमने क्या लिया, हमने इसको बाहर निकाल लिया, हमें इसका पॉइंट चाहिए था, हमें इसका सिर्फ पॉइंट चाहिए था। हमने क्या किया, बाहर निकाला, ये बाहर निकाला तो कुछ ऐसा बन के आया। क्लियर। और ये हमारे पास एक्सिस है, इस एक्सिस पे क्या हुआ, ये 0,0 आ गया। क्लियर। और सिमिलर, ये क्या है, सिमिलर यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो हमने सिमिलर है इसका मतलब इनका मास m होगा, इनका मास m होगा, इनका भी मास m होगा, हमने सपोज कर लिया। तो मासेस हमने रख दिए कि मासेस m यहाँ पर रख दिया, ये 2r,0 है, ये एंगल 60 है, ये भी 60 है, ये जो साइड है वो कितनी है 2r, ये भी 2r, ये भी 2r और ये वाली भी 2r। हम क्या करते हैं, हमको ये पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट के लिए वैल्यू कैसे निकले जरा देखिए। ये एंगल 60 है तो हम क्या कर सकते हैं, ये x है ये y, हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को जरा देखिए, 2r को 60 डिग्री है तो हम तोड़ देंगे। क्या तोड़ेंगे, तोड़ेंगे ऐसे 2r, मतलब क्या हुआ, हमने ये 2r का एक कंपोनेंट इधर लिया, एक कंपोनेंट इधर लिया, तो ये है कितना आएगा, ये आएगा 2r cos 60 आएगा, ऊपर वाला कितना आएगा 2r sin 60 आएगा। अच्छे से लिखता हूँ मैं, देखिए
2r sin 60, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। देखिए ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, r आ गया। मतलब नीचे जाना है r और ऊपर कितना जाना है, ऊपर की वैल्यू जरा देखिए कितनी मिलेगी, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 2r √3/2, तो ये आ जाएगा √3r। तो मतलब जो पॉइंट मिलना है, जो यहाँ का पॉइंट मिलना था वो आएगा पहले कितना, इधर जाएंगे r और ऊपर जाएंगे √3r, तो ये आएगा r और फिर आया √3r, मतलब आ गया कितना r और √3r, ये चीज़ मिल गई। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिंपली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कितना, एक्सीएम का। एक्सीएम क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे यूज़। अब आया क्या, प्लस m3, नीचे तो मासेस क्या m कितने हो गए, 3m हो गए। ऊपर कितना आया, m1 की वैल्यू 0 से करोगे तो m इंटू 0 प्लस इसका करो कितना आएगा, m इंटू 2r प्लस इसका करो कितना आएगा, m इंटू r आ गया। यहाँ से कितना आया, m इंटू 2r m इंटू r, तो क्या हो गया, देखिए नीचे आया 3m, ऊपर कितना आया mr और 2mr, कितना आ गया 3mr, ये इतना आया, m कैंसिल हो गया तो ये आ गया r, करेक्ट। अच्छा फिर ज़रा निकालिए, फिर आप निकाल सकते हो y के लिए। y के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी जरा, YCM के लिए क्या निकालोगे आप, निकालोगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। नीचे से क्या मिलेगा, नीचे आएगा m प्लस m आ गया। नीचे तीनों के मासेस हमने ऐड कर लिए। ऊपर जरा देखिए, पहला तो हुआ m इंटू 0, दूसरा क्या हुआ m इंटू 0, क्योंकि यहाँ का जो मास था m था, यहाँ भी मास m है, यहाँ तो मास m ही है। दूसरा भी क्या आया m इंटू 0, तीसरे में क्या आएगा m इंटू √3r, तो यहाँ से क्या मिल गया, नीचे से आया 3m और ऊपर से आया √3mr, यहाँ से mm कैंसिल हो गया, जो 3 है इसको ले सकते हो √3, तो √3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा r/√3 आ जाएगा। तो जो COM मिला वो मिला ये कितना, r/√3, ये था इसका प्रॉपर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि देखिए हो सकता है सिमिलर ट्रायंगल ना दिए जाए, आपको एक ट्रायंगल बना के दे दिया जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मासेस रख दिए जाए और आपसे सेंटर ऑफ मास पूछ लिया जाए। अब हम लोग एक सिंपल सी प्रॉब्लम्स करते हैं, देखिए जो डायरेक्टली फॉर्मूले पे बेस्ड होती हैं। हमने सपोज के लिया कि हमारे पास दो मासेस हैं और वो XY प्लेन में लाइज कर रहे हैं और उनके कोऑर्डिनेट भी दे दिए गए हैं। क्या हो गया क्वेश्चन, 2 bodies of masses m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 2 kg, okay, lying in XY प्लेन, ये XY प्लेन पर लाई करते हैं, ओके। एट पॉइंट 1, 2 एंड -1, 4, ऐसा हो गया। XY प्लेन पे लाई करते हैं। अब XY प्लेन पे लाई करते हैं तो ये चीज़ हमने बना दी। अब क्या हुआ, हमको चाहिए क्या, फाइंड COM। अब सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या है, M1 है, M2 है और ये पॉइंट हमारे पास हो गया X1, ये हो गया Y1, ये हो गया X2, ये हो गया Y2। हम सीधे से फार्मूला लगा देंगे। XCM की वैल्यू क्या आएगी, M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। नीचे क्या आएगा, YCM देखेंगे तो क्या आएगा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। देखिए यहाँ से क्या होगा, M1 प्लस M2, नीचे 1 प्लस 2, ऊपर क्या होगा, M1 की वैल्यू 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 1 प्लस फिर 2 इंटू
x1 हो गया, x1 देखिए m1 x1 हो गया, m2 x2 हो जाएगा, 2 इंटू -1, तो यहाँ से कितना आएगा, ये 1 - 2/3, तो ये आएगा -1/3 आ गया। ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे, जरा देखिए नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा m1 y1, तो 1 इंटू 2 कर लीजिए, फिर m2 y2 करिए, 2 इंटू 4, नीचे क्या आएगा 1 + 2, तो ये कितना आया 2 आया, और यहाँ से आया 8, 8 2 10, 10/3, तो सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, जो COM आया XCM YCM -1/3, इसकी वैल्यू कितनी है -1/3 आई है, तो -1/3/10/3, दिस इज द सिंपली आंसर। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं। अब ऐसी ही प्रॉब्लम हम और ले लेते हैं। देखिए 2 बॉडीज हम सेलेक्ट करते हैं और अब की बार पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, पॉइंट नहीं लेते, क्या लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। लेट 2 बॉडीज m1 and m2 are at पोजीशन, अब की बार पोजीशन वेक्टर देता हूँ, पोजीशन वेक्टर कितना i कैप -2j कैप प्लस k कैप एंड 2i कैप -j कैप प्लस j कैप -2k कैप, इसको 3k कैप कर दिया। अब मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, फाइंड COM। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करना बहुत आसान है। कैसा, जो यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास अब कैसे निकालना है सेंटर ऑफ मास, तो वो देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, RCM। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जब पोजीशन वेक्टर दिए जाते हैं तो हमको RCM, क्योंकि ये R1 है और ये R2 है, ये M1 है, ये M2 है, पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब देखोगे क्या आएगा, M1 R1 प्लस M2 R2, वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अब पोजीशन फाइंड कर रहे हो। यहाँ से कितना आएगा M1 प्लस M2, अब क्या आएगा, जाके वैल्यू पुट करिए। जब वैल्यू पुट करते हो तो M1 की वैल्यू कितनी 1, और R1 की वैल्यू ये आ गया कितना i कैप -2j कैप प्लस k कैप प्लस 2, M2 की वैल्यू हो गई, और R2 की वैल्यू कितनी 2i कैप प्लस j कैप -3k कैप, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 + 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा i कैप -2j कैप प्लस k कैप, अंदर से कितना आएगा 4i कैप प्लस 2j कैप -6k कैप, नीचे कितना आ गया 3, ऐड करिए ऊपर से कितना आएगा 5i कैप, इधर ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे कैंसिल हो गया ये, फिर कितना आया -5k कैप हो गया, नीचे 3 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कितना, इसको लिख सकते हो 5/3 i कैप -5/3 k कैप, ये आ गया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास आया ये तो RCM आ गया, क्लियर। अब ये RCM सेंटर ऑफ मास ऐसा भी ले सकते हो COM, i की वैल्यू कितनी, i के कोफिशिएंट कितना 5/3, और j का है नहीं 0, k का कितना है -5/3, तो यहाँ से आप ये आंसर दे सकते हो कि ये सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इट इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे है। तो इससे तो हम पोजीशन वेक्टर निकाल ही सकते हैं, और इससे इनके पॉइंट से हम पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, इजी वे में समझ लिया कि कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ओके, अब हम सेंटर ऑफ मास को इस तरह से फील करते हैं कि सेंटर ऑफ मास कैसे शिफ्ट होता है हैवियर पार्टिकल, और ये बात भी समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास का आंसर अलग अलग जिस डायरेक्शन से निकालोगे उसके लिए अलग अलग होगा। कैसे होगा देखते हैं। अगर मैं ऐसा मान लूं कि मेरे पास पोजीशन ये है, यहाँ 0 है, ये 1 2 3 4 ऐसा दिया गया, ये एक्स एक्सिस है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2, 0 पे और ये 4, 0 पे मासेस मैंने रख दिए। यहाँ पे मैंने मास रखा कितना 2m, यहाँ पे रखा मैंने 3m, ये मास रख दिया मैंने 2m का 3m का। अब मैंने पूछा सेंटर ऑफ मास बताओ, फाइंड COM।
अब सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का क्या तरीका है, देखिए ये m1 मालूम है, पॉइंट मालूम है, सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। ठीक, सेंटर ऑफ मास निकालिए, एक्सीएम कितना आएगा, देखिए ये आपको मालूम है m1, तो यहाँ x एक्सिस में है तो केवल एक्सीएम निकलेगा, वाईसीएम 0 रहेगा। ठीक है, एक्सीएम की वैल्यू कितनी आएगी, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए m1 की वैल्यू कितनी 2m इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस इसकी वैल्यू m2 की वैल्यू कितनी 3m इंटू कितना 4, नीचे कितना आएगा जाके 2 प्लस 3m, 2m प्लस 3m कितना आ गया, नीचे आया 5m, ऊपर कितना आया 4m, ऊपर कितना आया 12m, कितना आ गया 16m बाई 5m, तो 16/5 आ गया। 16/5 का मतलब क्या आया, 16/5 का मतलब आया यहाँ से कि ये आया 5 3 जा 15 और आएगा 1 5 2 जा 10, 3.2 पे आएगा। 3.2 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से 1 2 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आप देख पा रहे हो कि जो COM है वो जो ज़्यादा हैवी पार्टिकल है उधर शिफ्ट हो गया। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो सकता है कोऑर्डिनेट ना दिए जाए, कोऑर्डिनेट खुद बनाना पड़े, तो ऐसा भी बना सकते हो क्वेश्चन। मान लो कि कोई पॉइंट ऐसा दे दिया गया, यहाँ पे आपको दिया गया ये हो गया m मास रख दिया गया, यहाँ 4m रख दिया गया। ठीक है, और आपने क्या करी, इसकी डिस्टेंस मान ली a डिस्टेंस है, a डिस्टेंस। अब मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अब सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट बनाओ। तो हमने कहा मान लिया, चलो इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको 0 0 मान लेते हैं, तो ये वाला निकल आएगा पॉइंट, ये निकल आएगा a, 0। अब यहाँ से बनता है कंसेप्ट क्या, कि अब आपको देखना है कि किस तरफ से आप सेंटर ऑफ मास निकालते हो। आप जरा देखिए, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक, अब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ बीच में होगा, कहाँ होगा, इसी लाइन ज्वाइनिंग वाली, मतलब m मास को और 4m मास को ज्वाइन करने वाली लाइन पे होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, जरा देखिए, वैल्यू यहाँ से ये निकल के आएगी, वैल्यू यहाँ से आप क्या निकालोगे, देखिए हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, एक्सीएम की वैल्यू, एक्सीएम की वैल्यू क्या होती है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए m1 m की वैल्यू m इंटू 0, m इंटू 0 प्लस m2 की वैल्यू 4m इंटू a, नीचे कितना m प्लस m 4m, यहाँ से कितना आया, ये आया 5m, करेक्ट, और ऊपर से कितना आया 4ma, मतलब कितना आ गया, m से m कैंसिल हो गया, 4/5a आ गया। मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है, वो 4/5a पे है, मतलब 4/5 है, तो ये क्या हो गया, ये 5 पार्ट इसके करो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब कहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास जो है 1 2 3 4/5 पे है, नहीं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ, यहाँ पे आ गया, जो COM है वो यहाँ पे आ गया, इस लाइन पे आ गया। ठीक, अब इस चीज़ को ज़रा चेक करते हैं, अगर इस साइड से फाइंड करते तो क्या होता, इस मास को लेना पड़ता, ये मास कौन सा, ये है m1, और ये वाला मास कौन सा m2, तो मैं क्या लिखता, m1a अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगाता। इधर से अगर मैं सेंटर ऑफ मास काउंट करता तो क्या आता, इधर से करता तो m2a अपॉन m1 प्लस m2 आता। चेक कर लेता हूँ मैं ज़रा, देखिए आंसर कैसे मैच कराता हूँ। मैं m1 की वैल्यू कितनी है, m है, m रखिए, a रखिए, ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा, इसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं, मतलब ma अपॉन इसका मैच करा रहा हूँ मैं। ठीक, m1 की वैल्यू कितनी, m, ये a पूरी डिस्टेंस, m1 प्लस m2 कितना, ये है 5 है, कितना 5 है, मतलब क्या आया, a से a कैंसिल हो गया, सॉरी m से m कैंसिल हो गया, तो a बाई कितना आया 5, a बाई 5 कहाँ से होगा, इस साइड से a बाई 5 होगा, इस साइड से a बाई 5 पे होगा। क्लियर हुआ, सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है कि किस साइड से देख रहे हो, आंसर डिफर हो सकता है, मतलब इस साइड से देखा तो कितना सेंटर ऑफ मास आ रहा है, a बाई 5 पे आएगा। जरा इस साइड से जरा देखिए,
इस साइड से देखते हैं तो कितना आता है, इस साइड से मतलब इस पॉइंट से देखेंगे, यहाँ ओ से देखना शुरू करेंगे तो क्या आएगा, हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या आएगा m2 की वैल्यू कितनी 4m, ओके a नीचे कितना 5m आएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा तो 4a/5, मतलब इधर से देखेंगे तो 4a/5 पे सेंटर ऑफ मास आ रहा है और इधर से देखते हैं तो a/5 पे आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आंसर एक ही आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपने किस रिस्पेक्ट में लिया है। सेंटर ऑफ मास की वैल्यू चेंज होती है। अगर आपने रिस्पेक्ट चेंज कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में लिया, इस मास के रिस्पेक्ट में लिया है तो इस मास अपॉन टोटल डिस्टेंस लिखोगे, ठीक है। इस मास के रिस्पेक्ट में लिया है तो इस मास को लोगे अपॉन टोटल मास लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। अगर मैंने बोला हो डिस्टेंस तो रॉन्ग है, क्या है, इस मास के रिस्पेक्ट में लेना है तो ये मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, इस मास के रिस्पेक्ट में लेना है तो ये मास इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। इस तरह से आप इजी वे में क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये आपको सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका मिल गया। अब हमारे पास एक्स एक्सिस में मासेस रखे हुए हैं, एक मास मतलब आइडेंटिकल मासेस हैं, वो 0,0 पे है, फिर 1,0 पे, फिर 2a,0 पे, ऐसा करते करते 99a,0 पे मास रखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। जरा देखिए होता क्या है कि एक्स एक्सिस पे है तो मुझे एक्सीएम ही निकालना है, तो एक्सीएम निकालते हैं। कैसे, एक्सीएम की वैल्यू क्या होती है, m1 x1 प्लस m2 x2 डॉट 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 क्या करेंगे प्लस mn और xn लगाएंगे। नीचे कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट mn। जरा देखिए यहाँ पे ये a कामा पे, फिर 2a पे, 3a पे, तो इसका मतलब यहाँ तक तो 99, एक और रखा है, कितने हो गए 100। तो मास तो हो गए आपके पास कितने 100 हो गए। जरा ऊपर देखिए m1 इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, कितना आएगा, पहला तो 0 आ गया, m इंटू 0, उसके बाद कितना आएगा m इंटू a, फिर m इंटू 2a प्लस m इंटू 3a, ऐसा करते करते कितना आएगा प्लस यहाँ पे आएगा m इंटू 99a आ जाएगा, कितना आ जाएगा m इंटू 99a। थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ इसको, देखिए डॉट डॉट करते प्लस 99 और यहाँ रहेगा आगे m प्लस 99a आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू के बाद क्या करना है, देखिए पहला तो 0 हो गया था, हमने क्या किया ma कॉमन कर लिया और नीचे से 100 है। अब अंदर कितना आया, अंदर आया 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 99 तक आ गया। क्लियर। अब मुझे इसका सम निकालना है, बहुत सिंपल है, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना m इंटू, नीचे देखिए जो ये मासेज आए थे m m m मिलके कितने हैं, ये नीचे 100m आए थे, कितने आए थे 100m, m m m देखिए m है कितने तक, यहाँ तक तो 99 रखे हुए थे मासेस, एक मिलाया था मैंने 100 हो गए थे। अब यहाँ कितना आया, जब देखिए यहाँ से क्या आएगा ma अपॉन m से m कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से आया कितना, केवल a अपॉन 100 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ से आएगा कितना, यहाँ से आपको मिलेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स। कितना आएगा, a की वैल्यू ये है, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू कितनी आएगी 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे तो a अपॉन 100 और यहाँ से आएगा कितना 99, कितने टर्म है 99, तो 99/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 कर दोगे, क्योंकि ये हाँ निकालते हैं डिफरेंस, तो 2 इंटू 1 करोगे क्योंकि AP सीरीज़ है, तो हमने AP सीरीज़ में n टर्म का सम निकाल दिया। कितना आएगी वैल्यू यहाँ से, ये आ गया a अपॉन 100, यहाँ से कितना आया 49.5, अंदर कितना बचेगा यहाँ से आएगा 2 प्लस यहाँ से आएगा 98 और ये हो गया कितना, यहाँ से हो जाएगा ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ से आएगा 49.5 ए आंसर यहाँ से आपको मिल जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ करना था। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है यहाँ पे AP यूज़ करना था और वो भी समेशन ऑफ n टर्म यूज़ करने थे, n जो n टर्म्स होते हैं उनका सम करना था। उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया,
सिंपली हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक। और क्यूब की साइड ए है, साइड क्या है, ए है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। कोऑर्डिनेट निकालना सीख गए तो सेंटर ऑफ मास निकालना सीख जाएंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, जैसे इसकी बात करिए तो ये आएगा a, 0, 0 पे आ जाएगा, ओके। फिर देखिए इसकी बात करिए तो पहले x पे a गए, फिर y पे गए, तो ये a, 0, मतलब z तो 0 है। इस पे देखेंगे तो 0 y का a होता है, फिर z भी 0 है। z वाले पे देखेंगे तो 0, 0 a निकालेंगे, क्लियर। इसकी बात करेंगे तो z पे जा रहे हैं और x पे जा रहे हैं, y नहीं है, तो a, 0 और a आ जाएगा, क्लियर। इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा, इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट के लिए z है और y है, केवल a नहीं है, a 0 रहेगा, a, a और ये आ गया। इसकी क्या बात होगी, ये z पे भी जाएंगे, x पे भी जाएंगे, y पे भी जाएंगे, तो यहाँ a सारे मिल गए, हमको पॉइंट मिल गए। तो ये तो 0, 0, 0 पे ही है, क्लियर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये चाहिए थे। फिर मुझे क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए, क्योंकि 8 मासेस हैं, 8 पॉइंट है, तो सेंटर ऑफ मास निकल आएगा। देखिए जरा सा, हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या आएगा, देखिए यहाँ से हम फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, ये हो गया मेरे पास, मैं ऊपर से कर देता हूँ इसको। यहाँ से कितना आएगा, जाके यहाँ से मैं लिखूंगा एक्सीएम, एक्सीएम की वैल्यू आएगी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 प्लस m5 x5 प्लस m6 s6। तो कितने करने हैं, m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 m5 x5, फिर क्या आएगा m6 ये आएगा, फिर m7 x7, और फिर मुझे क्या करने, 8 करने हैं, सॉरी। तो 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सबकी वैल्यू पुट करता हूँ, फॉर्मूला तो आपको क्लियर हो ही गया, क्लियर। सिर्फ मैं वैल्यू पुट कराना सिखाता हूँ। देखिए होगा क्या, सब में से आपको पहली लेनी है, सब में से पहले लेनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे कितने आएंगे, मासेस कितने, 8, तो यहाँ से 8m आ गया, क्लियर हो गया। हर मासेस को लेना है, m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 वो आ गया। अब देखिए इसकी बात करिए, इसकी बात करिए, इसकी बात करिए, इसकी बात करिए, और इसकी बात करिए, इसकी बात करिए, इसकी देखिए, इसकी उठाएंगे तो कितना आएगा, m इंटू ए, m इंटू ए, इसका उठाएंगे m इंटू ए, क्लियर। इसका उठाएंगे m इंटू ए, ये हो गया m इंटू 0, m इंटू 0, m इंटू 0, m इंटू 0, ठीक। 4 तो 0 हो गए, 1 2 3 4 0, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, मतलब m इंटू ए आएगा और उसके बाद 4 बार 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ से कितना मिल गया, आपको मिला 4ma अपॉन 8m, m से m कैंसिल, 4 2 2, तो ये आ गया a/2 आ गया, क्लियर। तो ऐसे ही YCM निकलेगा। YCM जरा देखिए क्या क्या आएगा इसका, ये 1 0 हो गया, 2 0 हो गए, ठीक, 2 0, 3 0 हो गए, 4 0, नीचे का 0 आ जाएंगे, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, मतलब आएगा कितना, ये भी आ जाएगा 4ma, 4 से मिल रहा, 4 से 0 हो रहा, मतलब नीचे 8m, तो ये भी आपको मिलेगा a/2। जरा ZCM की बात करिए, ZCM जरा देखिए, Z में क्या क्या हो रहा है, Z में आपको, Z में एक जी देखिए, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 2, 2 मिल जाएंगे, फिर ये भी 0, ये भी 0, क्लियर, ये भी 0 और ये भी 0, तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 4 मिलेगा, 4 से मिलेगा 4ma अपॉन 8m, यहाँ से भी आपको a/2 मिलेगा। मतलब जो सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है a/2 a/2 a/2,
इस तरह से आपको स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास मिल जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा और सेंटर ऑफ मास को अच्छी तरह से समझा होगा कि कैसे प्रॉब्लम को डील करना है और कैसे कंसेप्ट को समझना है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।